बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, ये आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिस पे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे जो आपका मोबाइल है ना, जो आपके हाथ में तो है मगर आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपके हाथ में? ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबके हाथ में जी। इट इज़ रियली सीरियस, क्योंकि आपके मोबाइल का जो डाटा है ना वो पता नहीं किधर से कहाँ तक पहुँच जाता है और आपको पता भी नहीं चलता इसके बारे में। और आप समझ रहे होते हैं कि जस्ट ये तो आपकी पर्सनल डाटा है, आपके इसमें पासवर्ड्स लगे हैं, चीज़ें आपकी, मगर मैं आपको ये बताऊँ, खैर ये तो मोबाइल डाटा की मैं बात कर रही थी, मगर साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें सिर्फ आप अपने आप को टारगेट ना समझे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो इदारे हैं, वो भी जो है हैकर्स का टारगेट बन जाते हैं और उनका भी जो डाटा होता है वो महफूज नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े राज जो है वो उगले जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे पनामा लीग आपको याद होगा, और पता नहीं कौन कौन सी लीग्स जो है वो आती रही हैं। साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो है वो जन्म लेते रहे हैं हमेशा से। उस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान की सतह पे जो कवानीन मौजूद हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है और ऐसे हसास जो इदारे हैं उनकी जो सिक्योरिटी है, जो अहम उमूर सर अंजाम दे रहे हैं, स्पेशली मुल्क की सलामती के हवाले से, तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत अहम है। तो नाज़रीन, आज साइबर सिक्योरिटी के कवानीन के हवाले से हमने ख़ास तौर पर माहिर कानून जो है और ऐसी पर्सनालिटी जो मेरे पास पहले भी आ चुके हैं, वफाकी मुहतसिब हैं, सीनियर लॉयर हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना वेबसाइट का, अपनी कंपनीज़ का और अपने मोबाइल का डाटा कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट वी जस्ट गो टू हिम। बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, गुड टू सी यू अगेन है। और आप यू द राइट पर्सन। आज का जो टॉपिक है वो लोगों को, मुझे लगता है सिर्फ आपकी ज़बानी समझ आ सकता है, बिकॉज़ जिस तरीके से ये जो डाटा चोरी होते हैं और जिस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नुकसान हो जाता है, आई थिंक हम इसकी अवेयरनेस फैलाएं और बताएं लोगों को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बताइएगा, साइबर क्राइम क्या है सर, और इसकी तारीफ़ क्या है? हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, आप जिस तरह बता रही थी, कंप्यूटर होता है, तो हर वो क्राइम जो हम किसी ऐसी डिवाइस के ज़रिए करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, बी इट योर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी क्राइम आप कमिट करते हैं उसको हम साइबर क्राइम करते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा मज़ीद आसान ज़बान में अगर हम समझना चाहें, तो माजी में जो क्रिमिनल लोग होते थे, अगर किसी ने किसी जगह पे चोरी करनी होती थी तो उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस होती थी, वो जाता था किसी घर में, किसी दुकान में, ऑफिस में, आपका किसी के साथ झगड़ा होता था तो आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे के साथ गिले शिकवे करते थे। अब ये एक ऐसा एज और टाइम आ गया कि जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है और आप जाए बगैर ये सारे क्राइम जो है वो कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा मोबाइल और हमारा कंप्यूटर और उसके अंदर जो जितना डेटा मौजूद है ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसको सेफ गार्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इसको जिम्मेदारी को प्रॉपरली नहीं निभाएंगे तो याद रखें कि माजी में तो बहुत कम क्रिमिनल होते थे जो कि इस तरह की लिबर्टी या जुर्रत करते थे। अब लोगों को ये पता है कि चूँकि वो पकड़े नहीं जाएंगे, पहचाने नहीं जाएंगे, उनको ट्रेस करना मुश्किल है। बाज़ औक़ात कवानीन के अंदर ऐसी लूप होल मौजूद है जिसका ये फ़ायदा लेते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ पे हम हैकर्स की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जैसा आपने बात की, साइबर से रिलेटेड चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। जो क्रिमिनल्स हैं और हैकर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे होते हैं, उसका वो तोड़ ढूंढ रहे होते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करें। सो हर वो क्राइम जो आपके मोबाइल और कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है और कोई भी डिवाइस उसके ज़रिए किया जाए तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो नाफिज किए गए हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो देखने वालों को ज़रा बताइए। देखिए फिजा, ये वेरी अनफॉर्चुनेट जो कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंटरनेट है, इस पर कवानीन पूरी दुनिया में बहुत पहले बनना शुरू हो गए। लाइक अमेरिका में 1988 में कैलिफोर्निया में सबसे पहले कवानीन बने, 1988 की बात कर रहा हूँ।
फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो 2002 में वहाँ पे कवानीन बनने शुरू हो गए और ममालिक में भी। इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम। 2016 में पहली मरतबा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसे पिका कहते हैं, उसके कवानीन दिसंबर 2016 में बने। ये वो कवानीन है जो बने तो बहुत देर से, और हम लोगों ने उसमें बड़ा काम किया। गवर्नमेंट को हमने बहुत कहा, लिखा, जिस तरह आपका टीवी प्रोग्राम है वहाँ पे, कि हमें ये कवानीन चाहिए। और जब तक कवानीन नहीं होगी, पाकिस्तान जो साइबर क्रिमिनल्स थे उनकी जन्नत बनता जा रहा था कि आप यहाँ पे बैठे आप क्राइम कर लें, कानून मौजूद नहीं। लेकिन फाइनली हमारे पास जब पैका एक्ट 2016 आया तो उसमें पैका एक्ट 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जिसे हम कहते हैं, आम लोगों के लिए भी ये बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आप पैका लिखें तो आपको वो तमाम कवानीन मिल जाते हैं। उसमें हमने कोशिश ये की, और जो लेजिस्लेचर था, गवर्नमेंट ने भी बड़ी ये कोशिश की कि कॉम्प्रीहेंसिव कवानीन बनाए जाए। अच्छा। लेकिन उसमें ये भी लिखा गया कि चूंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और पूरी दुनिया में कवानीन जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं, तो हम कुछ अरसे बाद, हर साल या 2 साल के बाद, इन कवानीन को दोबारा असेस करेंगे कि क्या उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ये कवानीन जो है ये काफ़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 से लेकर 2024 तक 8 साल में सिर्फ एक मरतबा इन कवानीन में अमेंडमेंट की गई, और वो भी जिसे हम कहते हैं कि क्राइम अगेंस्ट दी डिग्निटी, जहाँ पे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से था, और उसमें ये कहा गया कि आप इंसानों से हट के इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो अगर वो बात करेंगे तो उसे हम असेस कर सकते हैं कि साइबर क्राइम है कि नहीं। बाकी कवानीन को दुनिया के जो कवानीन हैं या जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इवॉल्व हुई उसके मुताबिक हम नहीं कर सके। बट हैविंग सेड दिस थिंग, स्टिल कवानीन जो मौजूद हैं दोज आर सफिशिएंट, और बेशुमार क्राइम जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, जिसे अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, उन कवानीन को ये कानून कवर करता है। सर, ये जो डेटा प्रोटेक्शन कवानीन है, तो साइबर सिक्योरिटी में ये क्या किरदार अदा करता है? इतने लोगों की देखें वेबसाइट्स भी हैं जो कि हैकर्स जो है उन तक रसाई तो मुमकिन होती नहीं, मुल्क से बाहर बैठे होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं, तो फिर ये बाकी जो कवानीन है, जो स्ट्रिक्ट कवानीन है, वो कैसे इनके ऊपर लागू हो सकेंगे? अच्छा, ये याद रखें कि ये एक मल्टी टेरिटोरियल किस्म के क्राइम होते हैं कि यहाँ पे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो मैं क्राइम दुनिया के किसी खिते में भी कर सकता हूँ। यू नो, मैं ऑनलाइन जाऊँगा और ऑनलाइन जाके मैंने किसी का अगर वेबसाइट हैक करनी है, किसी का डेटा चोरी करना है, उसको आल्टर करना है, डिलीट करना है, तो मैं मे बी अमेरिका के अंदर एक वेबसाइट है उसके अंदर मैं घुस जाऊँ और जाके वो सारा कुछ कर लूँ। हमारे जो कवानीन है वो हमारी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उसको डील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठ के आप क्राइम करेंगे उसके हवाले से ये कवानीन मुनासिब है। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि एक पूरी दुनिया में हम इसे सर, मैं बीच में आप आपको करूँगी कि कौन से क्राइम भी हैं ये भी बता दीजिए, और कौन सी तरीके से उनको टैकल किया जाता है, बीच में ये ऐड कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। जो मैं बात कर रहा था उसमें ये था कि हमारे पाकिस्तान में ज़रूरत है कि हम बाहर के ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज, हम इसे कहते हैं, टेक्निकली कहते हैं, कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में बैठ के मैं बाहर क्राइम करता हूँ और बाहर बैठ के कोई बंदा यहाँ पे करता है, तो दो ममालिक के दरमियान एक ऐसे कवानीन की ट्रीटी मौजूद हो जहाँ पे हम इन मुजरमों को पकड़ सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बहुत सारे ममालिक के साथ ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि जब बाहर के ममालिक में बैठे लोग पाकिस्तान में क्राइम करते हैं तो हम उनको नहीं पकड़ पाते। मैं बार बार इस बात पर इसलिए ज़ोर देता हूँ कि मुझे एहतियात करना है अपने मोबाइल, अपनी ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए कि मेरे यहाँ पे जो कवानीन है पाकिस्तान के अंदर तो मुझे प्रोटेक्शन देते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं। अब आपने कहा कि क्राइम किस तरह के हैं। सबसे पहला क्राइम ये है कि अगर मैं आपकी इजाज़त के बगैर, जो हम पैका के शुरू में देखते हैं, मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके मोबाइल या कंप्यूटर को एक्सेस करता हूँ, मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं, आप कहीं आगे पीछे गई हैं तो मैं उसके अंदर देखने की कोशिश करता हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है, तो ये है टू एक्सेस योर डिवाइस, 3 महीने इसकी सजा है। अच्छा। अगर मैं आपके मोबाइल को मैंने पकड़ने के बाद उसके अंदर चला गया और मैंने आपका डेटा देखा कि वो फिजा ने किससे बात की, मोबाइल में क्या क्या है, इफ आई ट्राई टू एक्सेस योर डेटा और उसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूं या आगे ट्रांसमिट करने की कोशिश करता हूं, तो उसमें 6 महीने सजा है। फिर अगर मैं आपके डेटा को आल्टर करने की कोशिश करता हूं, मैं उसके अंदर जो नंबर्स हैं उनको गलत कर देता हूं, कोई चीज़ आपने किसी जगह पे कोई फाइल रखी हुई है उसके अंदर को मैं मैनिपुलेट करता हूं,
उसकी 1 साल की सजा है। ये पहला पैका के अंदर पहले जो 3 कवानीन है वो ये है। फिर आगे हम जाएं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सेंसिटिव इदारे हैं उनके बारे में अगर हम उनकी वेबसाइट, उनकी जो डिवाइसेस हैं उसको अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें सजाएं और बढ़ जाती हैं। अच्छा। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जो है उसमें प्लीज़ हमें ये याद रखना है कि हमने किसी के बारे में गलत बात अगर इंटरनेट पे की, जिसका आपके पास अगर प्रूफ है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट हो गई कि हमने किसी को एलेज किया, उसके बारे में बदकलामी की। सर इधर ही मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, मगर मैं आपको एक सवाल छोड़ के जाऊंगी कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे अहम शख्सियत हैं जिनके ऐसे ऐसे हसास कुछ इदारे भी हैं, उनका जो डाटा चोरी होता है वो कैसे हो जाता है और कौन होते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं, और कौन सी ऐसी जो है वो पॉइंट छोड़ देते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े हसास इदारों के जो है डाटा ऐसे हैक हो जाते हैं। ये हमने ब्रेक के बाद में इसका जवाब देना। स्टे ट्यून, हमारे पास अलमाज जुविंदा इज हियर। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अलमाज साहब मौजूद है और ब्रेक से पहले हमने ये पूछा था कि जितने हसास इदारे होते हैं और अहम शख्सियात की जो मालूमात है वो कैसे हैक हो जाता है, डाटा लीक हो जाता है। ओवर टू यू प्लीज़। अच्छा फिजा, ये देखिए पूरी दुनिया में ये एक फिनोमिनन ऐसा है कि जो बढ़ता जा रहा है, और आप पाकिस्तान में लोगों को ये पता होगा कि हमारे यहाँ पे विकी लीक्स का लोगों को पता है, पनामा का पता है। पूरी दुनिया में जो हैकर्स हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सेस करें, और उसका मकसद क्या होता है और किस तरीके से एक्सेस करते हैं। एक तो याद रखें कि जिस तरह मैंने शुरू में एक मिसाल बेसिक दी कि आपका घर है, आपका लॉकर है, उसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, और अगर किसी को उसका कोड मालूम हो जाता है तो दे विल बी एबल टू एक्सेस आपके घर के ताले खोल सकते हैं और लॉकर के। इसी तरह ये जो डेटा जितना जहाँ कहीं भी मौजूद है उसकी एक डिजिटल कोडिंग है, और अगर आप किस तरीके से उसको तोड़ने में कामयाब हो गए तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट सर वो जो डिजिटल कोडिंग होती है वो कैसे पता चलती है, और ये मैं- हैकर्स मैं- के हाथ ये में बड़ी कैसे आ एक जाती लंबी- है? ये उनकी भी कोई ट्रेनिंग होती है क्या? ये जो हैकर्स हैं वो कमाल के एक्सपर्ट लोग होते हैं। मैं बताता अच्छा। हूं दो तरीके से। बाज़ का तो वो ट्राई कर रहे होते हैं और रैंडमली ट्राई कर रहे होते हैं कि आपकी डेटा तक वो पहुंचे और उसको एक्सेस करें। बाज़ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग जो मौजूद होते हैं वो आपके हैंड इन ग्लव आ जाते हैं, वो आपके पार्टनर बन जाते हैं, देन दे शेयर इंफॉर्मेशन विद यू, क्योंकि उनकी तो एक्सेस वहां पे मौजूद होती है। अब आप ये कहेंगे कि इस डेटा की उन्हें ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि जिस तरह विकी लीक था या पनामा का था, तो ये इंफॉर्मेशन हैकर फिर दुनिया में बेचते हैं, लाइक बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेज, और फिर अदरवाइज लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है। और ये एक ऐसा बिजनेस बनता जा रहा है जिसमें हैकर्स दे मेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, ये तो 2-3 मिसालें बड़ी हैं। NHS UK का पूरा सिस्टम हैकर्स ने हैक कर लिया और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हमें इतने पैसे दोगे तो ओनली देन वी आर गोइंग टू रिवर्ट इट बैक। अब होता क्या है, यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस पूरा सिस्टम पूरा हैक कर लिया। अब जब हैक कर लेते हैं तो आपकी आज की अपॉइंटमेंट है, मैंने आना है किसी डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, मैं गया हूं, डॉक्टर कहता है जनाब आपकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं, आपका तो डेटा ही मेरे पास नहीं। उन्होंने चेंज कर दिया, अल्टर कर लिया, पोजेस कर लिया, उनको उसको एक्सेस करने से रोक लिया। सो पूरी दुनिया में जो याद रखें एक बहुत बड़ा बिजनेस है वो ये है कि लोग डेटा चोरी करते हैं और उसको बेचते हैं। मैं उसकी फर्दर मिसाल आपको ये देता हूं कि सर ये इसी तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में भी इसी तरह बिल्कुल होता है। पाकिस्तान में बड़ी मिसालें हैं कि जो बड़ी बड़ी जो बिजनेस एंटिटीज हैं उसमें जो लोग काम करते हैं, बाज़ औक़ात आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी मार्केटिंग डिटेल्स, आपके जो बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, लोग उसका डेटा कॉपी करते हैं और बाहर बेच देते हैं। मैं फिर लोगों को अलर्ट करूंगा कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़, ख़ास तौर पे जो आपके सेंसिटिव डेटा पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करें, लेकिन ना भी करें तो कानून आपको प्रोटेक्शन देता है कि कोई बंदा जो आपके बिहाफ पे आपके डेटा को डील कर रहे हैं वो आपका डेटा ना उससे कॉपी कर सकते हैं, ना डिसिमिनेट कर सकते हैं, ना उसको, और अगर करेगा तो उसकी सजाएं मौजूद हैं। लोगों को पता ये होना चाहिए कि जहां पे आपका कोई एम्प्लॉय आपको ब्लैकमेल करता है, मैनिपुलेट करता है, तो आप फौरन FIA में उसको रिपोर्ट करें। दिस इज वेरी, ये सबसे इजी तरीका है उसको पकड़ने का। और फिर याद रखें, हमारे लोग ये समझते हैं कि बाज़ का हम नहीं पकड़े जाएंगे।
देखें, साइबर वर्ल्ड में हम इसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। जिस बंदे ने जब आपको कोई चीज़ एक्सेस की और जिस आईपी एड्रेस से एक्सेस की, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं आपके चैनल का अगर इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो ये आईपी एड्रेस है, फौरन से पहले ये ट्रेस हो जाएगा कि इस आईपी एड्रेस से फलां बंदे ने एक्सेस की। आप वीपीएन भी इस्तेमाल कर लें लेकिन इट कैन स्टिल बी वेरी इजीली ट्रेस्ड आउट। वीपीएन भी तो 2-3 किस्म के आ गए हैं, ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा वीपीएन, अगर कोई ऐसा वीपीएन लगता है कि डाउनलोड कर ले तो उससे भी कोई शायद मोबाइल ऐप्स वगैरह से भी तो। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जैसे बड़े लेवल पे इस तरह का ये सारा गेम होता है, इस तरह के केसेस होते हैं, हैकर्स होते हैं, हैक कर लेते हैं, कंपनीज भी होती हैं, पकड़े भी जाते हैं बड़े पैमाने पे, मगर जिसका कोई छोटे लेवल वाला जो आम आवाम है जो देखने वाली है उनके लिए भी कोई ऐसी सिक्योरिटी है भाई? बिकॉज आप देखें ये जो फेसबुक अकाउंट होता है, ये जो हमारा इंस्टा अकाउंट होता है, जैसे भी हम लोग उस पर बात कर रहे थे, वहाँ पर लोग सेल कर रहे होते हैं चीज़ें, राइट? तो छोटे छोटे पेजेस बने हुए होते हैं वहाँ पे, तो ये सारा कुछ जो है इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इससे हम किस तरह अपने अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं? साइबर क्राइम में इम्पर्सोनेशन जो है कि मैं कोई ऐसा अकाउंट बना लेता हूँ जो मेरा नहीं है और किसी और का अकाउंट उसकी तस्वीर लगा के मैं कर लेता हूँ। फिजा, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्राइम। मैं लोगों को ये पूछता हूँ कि एक फेसबुक पे एक खातून है जिसकी बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगी हुई है, वो अमेरिका की कोई किसी स्टेट की रहने वाली है, उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और आपने देखा कि शी इज़ अ प्रीटी लेडी, आपने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप ड्यू डिलीजेंस करें, आप ये देखें कि जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, एक खातून अमेरिका में मैं इसकी बात नहीं करी। अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं छोटे से स्टोर से, ऑनलाइन से, 1000 से 2000 रुपये से, तो हमारा फ़ोन बंद हो जाता है। देखिए हम उनको कर रहे हैं कॉल, वो उनका फ़ोन बंद है, ठीक है, फिर हमें वो बताते नहीं है, फिर साइबर क्राइम को वो कंप्लेन नहीं करते, पुलिस वालों को बोलें तो 1000-2000 की कंप्लेन है, ठीक है। तो अब इससे क्या फ़ायदा आ जाता है कि छोड़ें, आपने क्या 1000-2000 की कंप्लेन करनी है, लाइक दैट। तो अब इस तरह की सिचुएशंस के लिए जुर्म तो जुर्म है, अब उनको कैसे पकड़ा जाए कि भाई ये पेजेस बना के तो ये सब कुछ करके तुम लोग ऑनलाइन चीज़ें है तो फ्रॉड। इसको मैं पहले आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन वो पहले जो फेसबुक की बात कर रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि बहुत क्राइम होता है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में एक सेक्शन 14 है जो कि स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन जो बिजनेस से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं उसको डील करते हैं कि कोई बंदा जो आपको प्रोडक्ट ऐसी सेल करता है जो है नहीं, उसने गलत अकाउंट बनाया हुआ है, आपको डिसीव करता है, आपको कोई चीज़ दिखा के आपसे पैसे ले लेते हैं और देन ही डिसअपीयर्स। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। वो अपना एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं और प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के बाद लुक्रेटिव प्रोडक्ट जो हैं, आपको एक चीज़, मैं ड्रेस की बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा ड्रेस जो किसी डिज़ाइनर से या आपको किसी और स्टोर से 20,000 रुपये का मिल रहा है तो वो उसे 4,000 रुपये में डिस्प्ले कर रहे होते हैं। यू फॉल फॉर इट कि यार ये 4,000 रुपये में, मुझे तो मार्केट से ये 20,000 रुपये। कोई भी चीज़, कॉमन सेंस ये है कि जो चीज़ 20,000 की मार्केट में है वो ऑनलाइन अगर 15,000 रुपये की आपको मिल रही है तो उसकी जस्टिफिकेशन है, लेकिन अगर वो 4,000 की है तो प्लीज़ सोचें कि कहीं ना कहीं फ्रॉड है। ये ऐसे अपनी दुकानें, ऑनलाइन शॉप जिसे हम कह सकते हैं, ये 2-4 दिन 5 दिन के लिए बनाती हैं लोगों को। इसमें देखिए, आपका टाइम है ना, आपने एक चीज़ अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, आपने ये तो हो रहा है, इसका हल अब हम क्या करें? हल ये है कि हल दो हैं। एक तो ये है कि बगैर किसी डिले के आपने FIA, अब हम उसे ये कहते हैं कि NCCIA उसे कहते हैं, नेशनल सेंटर फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, हम नया विंग बना है FIA में। इसके लिए जो कानून है, आप मुझे अभी कानून नहीं, आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरे साथ ये हो गया। अब ऑनलाइन आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और अगर आप किसी शहर में हैं जहां पे ये सेंटर नज़दीक है तो जाके उन्हें इन्फॉर्म करें। देखिए, आपके पास टाइम कितने हैं, टाइम बड़ा थोड़ा होता है। एक छोटी सी बात, अब 1000 रुपये की जो क्राइम है उसके लिए हम जाके अगर पुलिस वाले के पास जाते हैं वो भी हम पे हंसता है कि बीबी ਤੁਹਾਡੇ पास इतना टाइम वेला है, 1000 की कंप्लेन दे वास्ते थे आयो। तो अब ये सोचे ना, वो जो 1000 रुपये जो आपसे चोरी कर रहा है, कल को वो लाखों भी तो चोरी करेगा ना। वो 1000 रुपये वाला लाखों की चोरी भी कर रहे। आपको जब मैं ये कहता हूं कि आप रिपोर्ट करें, आप ये कहते हैं मेरा 1000 रुपया चला गया, मैंने क्या रिपोर्ट करने, नहीं, आप 1000 इदारा भी तो ये कहता है 1000 रुपये जब आप रिपोर्ट करेंगे और अगर वो क्रिमिनल किसी स्टेज पे पकड़ा गया है तो यकीन करें जब वो होगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री जो उसने फ्रॉड्स किए हुए, मैंने कहा डिजिटल फुटप्रिंट्स वेपोरेट नहीं होते।
दो काम करेंगे, एक तो ये है कि आपको उसको पकड़वाने में मदद करेंगे, बाकी लोगों को सेफ गार्ड करेंगे, और दूसरा हो सकता है आपका 1000 रुपया भी किसी स्टेज पे रिकवर हो जाए, लेकिन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अक्सर हम इस तरह करते हैं कि छोटे छोटे क्राइम जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते। इन्फॉर्म ज़रूर करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप करेंगे और लोग पकड़े भी जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल हब बन गया है साइबर क्राइम्स का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है फेसबुक पे, जहाँ पे ये छोटी छोटी ऑनलाइन सेलिंग के हिसाब से लोगों के साथ फ्रॉड किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे एफआईए में उतने लोग मौजूद नहीं। हमारे पास जो बैकलॉग कंप्लेंट्स का है डेली बेसिस पे 8-10 हज़ार कंप्लेंट जो है वो महीने की बैकलॉग में पड़ी होती हैं, और उसको हल करने वाले कितने हैं? 10 से 12 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, विच इज़ इनसफिशिएंट। गवर्नमेंट को इस पे बड़ा सीरियसली सोचना है कि हम किस तरीके से अपने आप को इस काबिल करें कि जो क्रिमिनल इतने बड़े इंटरनेट पे मौजूद हैं उनको हम काउंटर कर सकें। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा फिज़ा, मेरी ये ड्यूटी है, हम ये इसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ड्यू डिलीजेंस, कि मैं जब कोई क्राइम हो रहा है उस क्राइम को मैं क्रिमिनल की नीयत ये देखूं कि कोई बंदा मुझे 20,000 वाली चीज़ 4,000 रुपये में क्यों बेच रहे। कोई बंदा, मैं किसी दुकान पे जाता हूं खरीदने के लिए, मैं देखता हूं कि ये कब से मौजूद है, इसकी हिस्ट्री क्या है। आप देखें कि क्या उसने माजी में लोगों को कोई चीज़ सेल की है, कोई उसका अपना कोई उसके अच्छे टेस्टिमोनियल मौजूद हैं। आप जब तक वेरीफाई ना करें डोंट बाय। और याद रखें ऑनलाइन जब भी आपने खरीदना है क्रेडिबल लोगों से खरीदें, क्रेडिबल लोगों से खरीदें। आप 1 मिनट का जो सबक है वो ऑडियंस को ज़रूर दें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे लोगों की रहनुमाई की है, मगर मज़ीद मैं चाहती हूँ किस तरीके से लोग सिक्योर हो सकते हैं। आपके पास पूरा मिनट है। दिस इज़ योर कैमरा, प्लीज़ ट्रेन देम, टीच देम, दिस इज़ योर क्लास। मेरा आपको ये है कि ख़ास तौर पे जो हमारी सोशल ऐप्स हैं जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे बेशुमार फेक अकाउंट्स बना के लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जो ऑलरेडी आपका दोस्त मौजूद है जिससे आपकी फ्रेंडशिप है फेसबुक पे, उस पर अगर कोई डुप्लीकेट अकाउंट की आपको कोई इनविटेशन आ रही है तो उसका मतलब यह है कि ये कोई स्कैम है। आपको डेफिनेटली उसमें कोई बंदा कोई होकअप करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली सबसे बड़े फ्रॉड्स जो हैं वो बैंक्स के हवाले से हो रहे हैं। याद रखें, बैंक कभी आपको कॉल नहीं करता, कहीं किसी जगह से इंफॉर्मेशन हो कि जी मैं ABCD किसी बैंक से बोल रहा हूँ या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। और एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि AI का दौर है, लोग बाज़ औक़ात मेरी आवाज़ को कॉपी करके उसी में आपसे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और आपको लगेगा जैसे मैं बात कर रहा हूँ। याद रखें, जब भी कोई बंदा इस तरह आपको फ़ोन करके ट्रैप करने की कोशिश करे, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, मैं आपका दोस्त हूं, तो मुझे कॉल करके पूछे मैं वो हूं कि नहीं। जब भी लोग आपसे पैसे मांगे, मदद मांगे, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपके लिए कोई मुश्किल हो, आप जो ओरिजिनल आपका दोस्त है उससे ज़रूर रब्ता करें। AI के टाइम में बहुत डिसेप्शन है, आपकी आवाज़ की डिसेप्शन है, आपकी शक्ल की डिसेप्शन है, एंड द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, कवानीन मौजूद हैं, आपने खुद एहतियात करनी है। अगर आप खुद एहतियात नहीं करेंगे तो यू विल फॉल फॉर दिस क्रिमिनल्स। थैंक यू सो मच। अलमाज जविंदा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और आई होप आपको ये सारा का सारा आज का जो हमारा ये सेगमेंट था, जो हमने साइबर सिक्योरिटी इसके हवाले से किया, अपने दिलों में लालच निकाल दें, अपने दिलों में से फ्रॉड निकाल के बाहर रख दें। चाहे आप 500 की 1000 की चोरी करें, चोरी चोरी होती है। और याद रखिए कि ये जो फ्रॉड्स हैं ना, ये जो फ्रॉडियाँ हैं, ये सारे तब तक के लिए ज़िंदा हैं जब तक आपके अंदर के ये जो गंदी लालच है ना वो मौजूद है। अपनी ज़िंदगियों में से अपने अंदर की गंदी लालच को हटा दीजिए। आपके अंदर ये चोरी, ये छोटी छोटी ये जो क्राइम है, ये इससे आप दूर हो जाएंगे और आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे। थैंक यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाजरीन, अब एक और ज़बरदस्त मेरे पास मेरी मेहमान है, मेरी सहेली भी हैं, बड़ा प्यार है मेरा इनके साथ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है जब आती है ना, तो ऐसे एटमॉस्फेयर खुशगवार, खूबसूरत, महकता दहकता हो जाता है, और आंखें भी ना अच्छी ठंडी हो जाती हैं मेरी। तो मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की, लड़की लड़के को देख के जो है ना एक अट्रैक्शन और ख़ूबसूरती को जो है ना, हुस्न परस्त होना चाहिए आपको, और हुस्न अल्लाह ताला ने बनाया। तो मैं तो जो मेरे सामने को खूबसूरत चेहरा है मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसमें पहाड़, सीनरी, ये सारी चीज़ें, परिंदे, दरख्त, फूल, कोई भी ऐसी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तो वो आप हुस्न परस्त कहलाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक छोटी सी आपको मेरे साथ मिस्टेक हुई वो मैं बताती हूँ, क्योंकि हम भी बात करेंगे स्किन, खूबसूरती, ब्यूटी, तो मेरी जितनी भी बहनें स्टैंड बाय हो जाएँ इसी के ऊपर बात करने लगे।
मैंने 5 दिन पहले अपनी आई एक्सटेंशंस लगवाई थी, वो जो नहीं होती नकली पलकें चली होती हैं, पनखड़ियाँ, वो मैंने लगवाई। और आप यकीन कीजिए काफ़ी लोगों ने लगाई थी, मेरी इतनी सारी सहेलियों ने लगाई, मेरी शोबस की इतनी स्टार्स ने लगवाई थी। तो मुझे लगा कि यार सब लगा लेते हैं, हम लोग भी कभी कभी फेक लैश लगाते हैं, तो मैंने कहा ज़रा चेंज आएगा लुक। मैंने 5 दिन अपने शो पे ये लगाई और यकीन कीजिए वो कहते हैं ना, कोई सहेली किसी का भला नहीं चाहती। कोई एक खड्डे में गिर जाए ना तो दूसरे के लिए भी वो सोचती है कि ये क्यों नहीं गिर रही, ये भी लगा ले। मैं तो लगा ली जाके, कसम उठा के अगर मैं आपको बता सकूँ, मैं कसमें खाती हूँ, तो मैं आपको सच बताऊँ, ज़िंदगी में सब कुछ कीजिएगा, ये जो पलके हैं ना ये मत लगवाइएगा। मैं आपको क्लोज करके नहीं दिखा सकती, मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, आप जाके देखिएगा, रोने वाले हो जाएंगे आप लोग। मेरी एक एक पलक गिर गई है, एक एक पलक गिर गई है और इतनी पेनफुल थी, इतनी ख़राब थी, जब मैं बेस्ट जगह से लगवाई। कभी भी ज़िंदगी में ये पलकों वाले काम ना कराइएगा, ठीक है। बाद में भीगी पलकें, रोने के लिए एक बाल भी नहीं रहेगा। मेरा नहीं रहा, मेरा एक बाल नहीं है आंखों के ऊपर, बस ये मेकअप ही चल रहा है जो कवर चल रहा है। अल्लाह ने अगर शक्ल भी ना दी होती तो पलकें ख़त्म थी। नेवर एवर पुट आई लैशेज़, फेक आई लैशेज़, ओके। अस्सलाम वालेकुम, कंज़ा आफ्ताब मेरे साथ है, डर्मेटोलॉजिस्ट। कैसी है जी? वालेकुम। कितनी मैंने आपकी खूबसूरती की तारीफ की है, बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि पता नहीं किसकी तारीफ हो रही है, आप ही की हो रही है तारीफ, उस खुदा की जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया, और आपको तो बहुत ही प्यारा बना दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है स्किन, हमारे बाल, हमारा सारा जो मौसम में स्पेशली जो चेंजेस आ रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब जो फ्रीजी हेयर भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि ठंड शुरू हो जाएगी। तो कुछ ऐसे शैम्पूज़ भी बता दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिएगा जिससे हेयर फॉल का जो है वो मसला ना हो, या कुछ ऐसे ऑयल्स बता दीजिएगा, और कुछ स्किन पे भी जो ड्राइनेस एकदम से पैचेस शुरू हो जाते हैं और उससे किस तरीके से अभी प्रिकॉशंस हम लोग कर लें कि एकदम से ठंड में आए तो चकड़ा सा हमारा मुंह ना हो। तो ओवर टू यू, पहले आप इलेबरेट कीजिए नए आने वाले मौसम को। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि ट्रांजिशन हो रही है, हमारा गर्मियों का मौसम ख़त्म हो चुका है, ख़ज़ां शुरू हो चुकी है और बिल्कुल अब स्मोक का मौसम लाहौर में आने वाला है, और साथ ही खुश्की और ड्राइनेस और इरिटेशन का मौसम आने वाला है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें, और बेहतर यह है कि ड्राई स्किन वाले लोग या जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको चाहिए कि अपने सनस्क्रीन को ही मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन में लेंगे। अगर क्रीम बेस्ड में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि 2 in 1 होना चाहिए आपका मॉइस्चराइज़र की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे हैक्स होते हैं या कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो आप अगर डेली करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ना पड़े। अब आपके इतना अच्छा आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, तो यहाँ मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट ये बताना ज़रूर चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट हो जाते हैं सर्दियों में। लाइक अगर सुबह फेस वॉश किया, चेहरा ड्राई था, मॉइस्चराइज़र लगाया, 2 घंटे के बाद मॉइस्चराइज़र उड़ गया और उसके बाद दोबारा से एक बिल्कुल खिंचा हुआ चेहरा और ड्राई स्किन हो जाती है, और वो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। आप मॉइस्चराइज़र लगाते रहते हैं, स्किन ड्राई होती जाती है और आप 2 घंटे भी मॉइस्चराइज़र के बगैर नहीं गुजार सकते। ये मैं ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों की बात कर रही हूँ। तो इसमें हमने आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करना होता है ताकि आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, वैसे ब्रांड्स को तो हम डिस्कस नहीं करते, मगर मैं ये कहती हूँ कि कर देना चाहिए, लोगों का भला होता है ना जी। मैं तो कील्स के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो मॉइस्चराइजर्स में हो, आई क्रीम हो, लिप्स के हों, मुझे बहुत सूट करती है। मगर मैं आपको बताऊँ, सर्दियाँ क्योंकि जब आती हैं तो मुझे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, आप यकीन कीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता सिवाय वो जो ब्लू कलर की तिब्बत की कोल्ड क्रीम है ना, वो मुझे इतनी सूट करती है। रात को तो उसका लेप पहले लगा के मैं उसकी जो है ना, और गीले मुंह पे लगाती हूँ, उसको मसाज करके सो जाती हूँ, फिर उसका लेप भी लगा के सोती हूँ। सुबह थोड़ा सा रंग भी साफ़ होता है और मेरी कोई डेड स्किन होती है वो निकल भी जाती है, साफ बेबी स्किन हो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी सस्ती क्रीम है, और ये मैं करीब 5-6 साल से लगाती हूँ रात को जब सर्दियाँ आ जाती हैं। कितनी सस्ती क्रीम है मगर वो कितना ज़बरदस्त काम करती है, कितना सही स्किन को। फिज़ा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ इतने सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि बिल्कुल अगर आप उन्हें क्रूड रॉ फॉर्म में भी यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स हैं, लेकिन चूंकि उनकी मार्केटिंग नहीं होती, लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो इसलिए उन पे ज़्यादा बात नहीं हो पाती। अब आपने सोजो क्रीम के बारे में जो बताया था, मैं आपको पता है अमेरिका से आई थी, टैन होकर आई थी, मैंने अपने हाथों पे लगाया, सो फाइन नाउ, मेरी स्किन से भी मैच कर रहे हैं जी, मैंने तो लगाया। तो वो आपकी जो टिप थी वो इतनी अच्छी कारआमद थी, एवरीबॉडी लाइक्ड इट, और मुझे लगता है बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। प्रोडक्ट कभी कभी मुझे लगता है चीज़ों को सही प्रोडक्ट के हिसाब से बता देना चाहिए अगर अच्छा रिव्यू है ऐसी। बिल्कुल। तो और भी कोई ऐसे मॉइस्चराइजर्स अगर आपको लगता है कि स्किन को
टोटकों के हिसाब से भी हमारी स्किन को मिल सकता है। तो ब्रेक में आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि अगर आपके पास कोई ग्लिसरीन का कोई ऐसा मिक्सचर टोटका है, एलोवेरा का है, तो ये सारी मेरी बहनें बच्चियाँ जो हैं ये ज़रूर देखना चाहती हैं। विल सी यू आफ्टर ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, यहाँ पर अभी बताने लगी कंजा कि जो घर पे आप अपनी स्किन को मॉइस्चर कर सकते हैं, उसके लिए मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर टू यू कंजा। जी बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते आपको, तो हम बात करेंगे आज ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सस्ता अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएगा। 100 रुपये की शायद ये मैंने ख़रीदी है। तो इसमें आपको जनाब इतना बेस्ट मॉइस्चराइज़र मिलेगा कि शायद दुनिया के महंगे से महंगे ब्रांड में भी नहीं होगा। ग्लिसरीन की सबसे मेन क्वालिटी फ़िज़ा जो ये होती है ना, इट इज़ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को जज्ब करता है और आपकी स्किन को दे देता है। अरे वाह, ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र किसी भी कंपनी ने आज तक बनाया जो ग्लिसरीन नेचुरली अवेलेबल है, ये काम करता है। अच्छा, तो इसको हम बताएंगे कि इसका एक सादा सा जो मॉइस्चराइज़र, जैसी सर्दियाँ आती हैं तो मेरी अम्मा हमेशा बना लिया करती थी और उसको एक हफ्ते तक फ्रिज में रहने देती थी, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो अब इसे लंबे अरसे तक सेव नहीं कर सकते। अरे वाह। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये डॉक्टर कंसा की खूबसूरती का राज है पर्सनल। इनकी अम्मी ने ये सारी चीज़ें इनको की हैं, तो आप भी अपने घर में छोटी बच्चियों को, जैसे मेरी फ़राल है, इस एज से भी हम बच्चों को ये कर सकते हैं, और तब अभी भी ये कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, तभी तो बता रही हैं। इनकी ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगती है कि शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मगर स्किन के बैरियर को सेफ रखने के लिए, स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए जो घर के जो टोटके हैं, जो हर्ब्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरीके से हमें बता रही होती। तो इनका अपना पर्सनल नुस्खा है। अम्मी ने फिर आपके साथ क्या किया जिससे आपकी खूबसूरती बढ़ गई, बताइए। जी, ग्लिसरीन बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, लेकिन इसको आपने इसी तरह से नहीं लगाना स्किन के ऊपर। अगर आप इससे 100% ग्लिसरीन अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उससे स्किन डैमेज हो सकती है, इरिटेट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो हमेशा हम कहते हैं, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई रिकमेंड कि 5 to 30% तक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। अब 5 to 30% इसका कैसे बनाना है आज हम वो बताएंगे आपको, राइट। इसमें क्या है कि हमने ये तकरीबन 40 ml के करीब है, तो इसमें से मैंने पूरा जो मिक्सचर बनाना है ना, वो तकरीबन 100 ml का बनाना है। अच्छा, ठीक है। तो 100 ml में जब भी आप 5 या 20% करेंगे तो उसमें 20 ml ग्लिसरीन जाएगी। ओके, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं 20 ml, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस ग्लास में बना रहे हैं, तो हम इसको 20 ml ग्लिसरीन ले लेंगे इसमें, ऑलराइट, राइट। इसका हाफ हो गया, चौथाई हिस्सा बॉटल चौथाई का कह हिस्सा, सकते ठीक है। इसको अगर आप फुल यूज़ करोगे तो स्किन इरिटेट हो सकती है, ऑलराइट। तो इसलिए इसको अब हम 20 ml ये ले लिया हमने, और इसमें हमने तकरीबन 50 ml रोज़ वाटर ऐड करना है, हाफ बॉटल, हाफ बॉटल। ऑलराइट, ठीक है जनाब, ठीक है। और इसमें 50 ml ही आपका डिस्टिल्ड वाटर जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर बड़ा इजीली फार्मेसीज पे अवेलेबल होता है। इसमें पानी की एडिशन हम क्यों कर रहे हैं कंसा? ताकि ये डाइल्यूट हो जाए ना, हमने हाँ, 30% बनाना अच्छा ठीक है, डाइल्यूट के लिए, वेरी डाइल्यूशन के लिए। वो रोज वाटर से नहीं होगा, इस अलग से डिस्टिल वाटर से जी, होगा, अब राइट। रोज़ वाटर खुद टोनर है, और टोनर को अगर हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे तो उससे भी इरिटेशन हो सकती वाटर है। टिप, वेरी नाइस। तो हमें हमेशा डाइल्यूट करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे इंजेक्शंस को भी डाइल्यूट करके लगाया जाता है ना, उसी तरीके से। बिल्कुल। तो अब इसको हम इससे वेप करेंगे, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से वेप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इससे वेप करें, लेकिन चूंकि मुझे ये बहुत पसंद है, अच्छा हो जाता है, इसी जी मुझे बहुत पसंद है सब कि चीज़ें इससे एक जान। यकजान हो जाती हैं। आप इसे दूसरा आपने सिंपल फोर्क से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने एक फ़िज़ा इस तरह की बॉटल रखनी है, ओके, सिंपल बॉटल लेनी है, जैसे राइट? वो जो स्प्रे बॉटल है ना, जी बिल्कुल, ठीक है। ये आराम से आपको कहीं से भी मिल जाती है, किसी भी जगह से। ये देखें ऐसे, जी। और ये आपने इसके अंदर फिल कर लेना है, ऐसे ही है। जी, और अब हमने इसको कब कब लगाना है कंसा, ये टाइमिंग चीज़ें बता दें। क्या मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, और मेकअप के बाद आफ्टर मेकअप भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़, बिकॉज इट्स अ मॉइस्चराइजर आई थिंक। मगर ग्लिसरीन हमारा मेकअप निकालेगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी बहुत डाइल्यूटेड मॉइस्चराइजर है, राइट? अच्छा, मैं लगा सकती हूँ, मुँह पे डालें हम इसको ज़रा, इसको इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। मैं फिर अगर वेस्ट होगा इसी के अंदर आ जाएगा, हाँ जी। और बल्कि मैं ले भी जाऊंगी, देखें चीज़ लाइव बन भी गई, काम भी आ जाएगी मेरे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के अंदर अगर हम शाइनर वगैरह डाल दें तो हमारा मेकअप फिक्सर शाइन वाला जो होता है वो भी हो जाएगा? आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव क्लोज कीजिएगा हल्का सा, मुझे देख लें। तो जब प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते तो आप इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, राइट? इट्स वेरी लाइट वेट। आप इसे एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर योर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। नाइस।
इसका बहुत अच्छा ग्लो होता है और ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है, इसे आपको बिल्कुल भी क्रैक नहीं करेगी बेस। खुशबू कितनी अच्छी लग रही है हाँ, इसकी। रोज़ आपको वाटर। भी आ रही होगी है ना रोज़ वाटर। और ये स्किन को वाकई बहुत फ्रेश रखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये घरेलू नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करके देखिए। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ वो बात करनी थी कि ये जो सनब्लॉक्स होते हैं ना, इसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है कि कुछ केमिकल वाले सनब्लॉक होते हैं और कुछ केमिकल के बगैर वाले सनब्लॉक होते हैं, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन से सनब्लॉक जो है हमारे लिए अच्छे हैं? क्योंकि जो अभी नई लेटेस्ट रिसर्च आ रही है पूरे सोशल मीडिया पे, हर जगह रील्स लोग अपलोड कर रहे हैं, ख़ासतौर पे गोरे भी, उसमें ये कहा जा रहा है कि केमिकल वाले सनब्लॉक जो हैं वो स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इसका आपने मुझे जवाब देना है कि इज़ दैट ट्रू? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था कि बहुत सी रील्स जो डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो बना रहे हैं, गोरे बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपलोडेड है कि जो केमिकल वाला सनब्लॉक है वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। तो उसका जवाब जो है हम डॉक्टर कंसा से लेते हैं। जी ओवर टू यू जी। जी फिज़ा, इसमें ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सनब्लॉक्स दो तरह के होते हैं। एक बैरियर सनब्लॉक्स होते हैं जो कि फिजिकली सन रेज को आपकी स्किन तक पहुंचने से रोक देते हैं, जिनमें बहुत वाइट कास्ट होती है, जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जैसे आप लगाएंगे, जैसे क्रिकेटर्स ने लगाया होता है, ठीक है। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट आती है। वो सनब्लॉक्स बिल्कुल सेफ़ हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं करते, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो वो सेफ़ हैं बिल्कुल। लेकिन दूसरे जो केमिकल सनब्लॉक्स हैं, बाज़ औक़ात वो आपकी स्किन के ऊपर ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, सन रेज जैसी ही उनके ऊपर पड़ती हैं तो बेसिकली वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी जो मुज़र असरात हैं उसको रोक देते हैं। ठीक। तो समटाइम्स अगर बार बार आप केमिकल सनब्लॉक्स लगा रहे हैं और कोई स्किन सेंसिटिव है, उसमें ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक्जिमा चल रहा है, तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और लंबे अरसे तक ऐसे सनब्लॉक्स यूज़ करना सेंसिटिव स्किन के ऊपर कैंसर का बायस बन सकता है। ऑल्दो इसकी शरह बहुत कम है, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड बात है और एविडेंस बेस्ड बात है कि ऐसा हो सकता है कि जब भी स्किन में बहुत लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन चले तो वो कैंसर कॉज कर सकती है। ऑल्दो ये कोकेशियन स्किन में ज़्यादा है, यानी कि गोरी स्किन में स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं। हमारी पाकिस्तानी स्किन में थोड़े इनके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छा, विटामिन डी सोर्स जो है हमारे पाकिस्तान में वैसी इशू है, बहुत से लोगों को डेफिशिएंसी है, तो ये जो हम सनब्लॉक लगाते हैं तो क्या हमारी विटामिन डी जो है वो कम हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा? अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा हम धूप में नहीं जा रहे और हम घर के एक्सपोजर के अंदर हैं, जहाँ पे आपको पता है हम लोग तो लाहौर में गर्मी वाले अगर सख्त होती है उसके बावजूद में स्वेट के तो उसके पर्दे लगाए हुए होते हैं लेदर के, तो हमारे घर में तो वो वाले शेड्स आ ही नहीं रहे होते धूप के जैसे होने चाहिए। ना तो हम गोरे हैं कि हम बीचेस पे जाके अपने आप को टैन लुक दे रहे हो और लगा के जो है ना लेट जाएं, बल्कि तो सन टैनिंग उनको पसंद होती है, आपको पता है। तो अब वो क्योंकि सिर्फ सन ब्लॉक उधर इसलिए लगाया जाता है बीचेस में ताकि हमारी सन जो है वो बर्न ना हो, मगर टैनिंग तो उनको हल्की सी चाहिए होती है क्योंकि बहुत चिट्टे होते हैं, ऐसे ही है। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पर तो करते नहीं हैं, तो क्या अगर हम घर में बैठे हैं और हमारा घर शेडेड है, कोई मसला नहीं है, तो हम सुबह उठते के साथ ही अगर नहीं लगा रहे मुंह धोने के फ़ौरन बाद, जैसे बहुत से डॉक्टर्स हर वक्त यही आके जो है ना बोल रहे होते हैं कि आप सुबह उठें, आपने मुंह धोया है तो दूसरा आपने सिंक में जो है ना सनब्लॉक रखा है उसको उठा के पहले मुंह पे थोप लें। तो इतने महंगे महंगे भी आते हैं, आपको पता है, मैं और आप काम करते हैं, अफोर्ड कर लेंगे। बाकी जो मेरे घर बैठी हैं बच्ची हैं जिनके अब्बू जाके बाइकों पे, जिनके पास सवारी या पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है और उनकी 10,000 रुपये 15,000 रुपये माहाना सैलरी है, ठीक है, जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, हम जैसे लोग ज़्यादा हैं दुनिया में, हम तो शो उनके लिए करते हैं। तो क्या ये सुबह सुबह हम जिनको कहते हैं सनब्लॉक लगाओ, मुंह पे थोप लो, पहला काम ये करो, अब घर में कुछ है ही नहीं, बच्ची ने काम करना, सफाई करनी, कमरे में बैठ के पढ़ना है, तो सनब्लॉक थोपना ज़रूरी है? प्लीज़ एक्सप्लेन। अच्छा फिज़ा, इसमें ये कुछ इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं, ठीक है, उसमें डॉक्टर्स हमेशा उन्हीं पे बात करते हैं। अब रिसर्च ये कहती है कि जो आपकी लेटेस्ट LED लाइट्स आई हैं ना, जो पहले टंगस्टन बल्ब्स होते थे या पुरानी ट्यूब लाइट्स अगर तो घरों में लगी हैं तो ठीक है, सनब्लॉक ज़रूरी नहीं है कि आप उठें और सनब्लॉक लगाएं, लेकिन अगर लगी हैं तो देखिए कुछ रेज़ होती हैं जो आती हैं और आपके स्किन को LED लाइट से वो UV रेज़ की तरह काम करती हैं। तो उस सूरत में अब ये बिल्कुल जो नए मॉडर्न घर बने हैं उनमें ये लाइट्स का यूज़ हो रहा है, पुराने घरों में शायद ऐसा ना हो, तो उनको थोड़ा सा सनब्लॉक से अपना चेहरा कवर करना है। और सिर्फ चेहरा कवर करने से आप विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं हो सकते। अगर आप फुल बॉडी करेंगे ना, लाइक आपके हाथ पाँव टांगे सब कवर्ड हैं, तो फिर विटामिन डी डेफिशिएंट आप हो सकते हैं, लेकिन आप वैसे ही इंडोर्स हैं तो आपका सूरज से एक्सपोजर है ही नहीं, तो इससे आप विटामिन डी डेफिशिएंट हम हैं ही हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे कॉस्ट्यूम्स इस तरह के हैं, उसमें विटामिन डी बनाने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि हर तरह की धूप विटामिन डी नहीं बनाती। अगर आप सुबह 12 बजे वाली धूप में बैठ जाएंगे तो वो आपका चेहरा जलाएगी, बस वो आपका विटामिन डी नहीं बनाएगी। विटामिन डी हमेशा सुबह वाली धूप से बनता है, जो अर्ली मॉर्निंग जब सूरज तुलू हो रहा होता है, ठीक है।
या जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है तो उस वक्त विटामिन डी बनता है। तो आपने उन दोनों जो औकात की धूप है उसमें जितना एक्सपोजर आप कर सकें, बाजू या टांगें, जितना एक्सपोजर करके अपने किसी भी प्राइवेट जगह पे, छत पे, कहीं पे बैठ जाएं तो तब विटामिन डी बनेगा। लेकिन उसके अलावा अगर किसी औकात में आपने बाहर निकलना है तो अपने चेहरे को कम से कम ज़रूर ढकें सनब्लॉक के साथ। एक आखिरी टोटका मैं चाहूँगी ज़रूर आप हमें और बताएं, ये जो टी बैग है इसके साथ क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लीज़ ओवर टू यू। ये क्या है आपकी नई खूबसूरती का राज? कुछ हमारे बहुत प्यारे प्यारे देखने वाले जो थे उन्होंने बहुत पूछा जी पफ़ी आइज़ पे बात करें, पफ़ी आइज़ पे बात करें। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, पफ़ी आइज़ होती हैं, अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा बताएं जिस पे बहुत पैसे भी ना लगे। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है। तो इसमें आप टी बैग यूज़ कर सकते हो जिससे आप चाय बना चुके हो। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज़ाया करना चाहते हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं कि टी बैग्स को आप एक रात के लिए ना फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख दें, बल्कि थोड़ा सा सोक हो जाएगा। अगर आप गीला करके रखना है? गीला नहीं, ऐसे ही रखेंगे ना, सोक हो जाएगा, खुद ही सोक हो जाएगा फ्रिज में। अच्छा। सोक हो जाएगा क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो हल्का सा गीला जब ये हो जाए तो सुबह उठ के आपने इसको दोनों ये दो हमने इसलिए बनाए हैं ताकि दोनों आइस पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह आपने आइस के ऊपर रख के 10 मिनट्स के लिए ना बस आंखें बंद करके थोड़ा अपनी मेडिटेशन कर लें या जो भी कर लें। तो इसको 10 to 15 मिनट्स अगर अपने आइस पे रखोगे तो इसमें होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डी पफर है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आई क्रीम जो मॉर्निंग में बनाई जाती हैं उनमें कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है और ये डी पफ कर देता है आपकी आइज़ को। इसमें से मॉइस्चर या जो एडिमा या जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकाल देता है। अच्छा, जब हमने ये टी बैग रखना है तो हमने ये पूरी अपनी आई एरिया को और ये डार्क सर्कल एरिया को भी कवर करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ आग के ऊपर लिड? नहीं, आपने दोनों एरियाज कवर करने हैं, जैसे आप कुकम्बर काट के रखते हैं। हाँ, लाइक दैट। ओके जी बिल्कुल। और इसको हमने कितनी देर तक रखना है? 10 to 15 मिनट्स। ओके, 10 to 15 मिनट्स। तो आप देखोगे कि विजिबल डिफरेंस होगा, आपकी वो जो सारी मॉइस्चर, वो जो एडिमा है या सूजन है वो सेटल हो जाएगी। अरे वाह। दूसरी एक अच्छी टिप है कि आइस वाटर, उसमें तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। कोई नहीं। आइस वाटर में जैसे ही आप डिप करोगे, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1 मिनट, फिर ब्रेक, फिर 1 मिनट या 30 सेकेंड, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है। तो उससे भी आप एकदम से देखोगे कि एक चेहरे की स्किन में टाइटनेस आ गई है और पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं और साथ ही आपकी डी पफ हो गई है। वाह, थैंक यू डॉक्टर कंसा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक शो मैं आपके साथ करना चाही थी क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो लाइपोसर्जन है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें जिनकी कोई ट्रीटमेंट ऐसे नहीं हो सकती है, जिनको वेट लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लाइपो करा सकते हैं। इसीलिए उसकी पूरी डिटेल के लिए मैं डॉक्टर कंजा और उनके हस्बैंड को बहुत जल्दी हमारे प्रोग्राम में मदद करूँगी। तो स्टे ट्यून, पहले से बता भी दूँगी, अनाउंस कर दूँगी अपने स्टोरी पे कि हम इस तरीके का वेट लॉस के ऊपर शो करने लगे हैं और आपकी जो है ना रहनुमाई करेंगे। तो आपसे मुलाकात करती हूँ एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ऐसे ऐसे हीरोज़ जन्म लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन हीरोज़ से ज़्यादा हमारे पास हीरो बनाने वाले भी आ गए हैं जी। और जो असल हीरो बनाने वाले ना, मैं कहती हूँ कि वही अहम होते हैं जो तराशते हैं हीरे को। ऐसे ही है हमारे साथ पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या कहते हैं फाउंडेशन फेडरेशन से ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी जो कि प्रेसिडेंट हैं बाबर राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ कि हीरोज़ को तराशते हैं तो ही इज़ हियर बाबर राजा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन से। और ये दो जो है ज़बरदस्त हीरोज़ हमारे साथ बैठे जिनको इन्होंने तराशा भी है और गुस्से में बैठे मुझे देख रहे हैं। अल्लाह तौबा करें, मुझे अभी इधर ही जो है ना मुझे डर लगना शुरू हो गया। मगर ये हीरोज़ हैं, हीरो से डरना नहीं चाहिए, हम ज़ीरो हैं इनके आगे। मैं इनका नाम बताती हूँ, ये अपने निकनेम बताएंगे। इनके ना अपने निकनेम होते हैं बड़े यूनिक से। तो मेरे पास हैं पहले असद वराइच फाइटर, आपका निकनेम? द किलर जट। द किलर जट। द किलर जट, आई लाइक इट। ये इनके निकनेम्स होते हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ हैं बिलाल हुसैन फाइटर। व्हाट्स योर गुड नेम? द लोन वुल्फ। द लाइन वुल्फ। लोन वुल्फ। लॉन्ग वुल्फ। लोन वुल्फ। लॉन्ग वुल्फ। लोन लोन वुल्फ। लोन वुल्फ। आंखें भी वुल्फ वाली हैं और कितने मजे का निकनेम है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे जी पहले प्रेसिडेंट साहब आपसे पूछेंगे कि ये MMA मिक्स और मार्शल आर्ट्स और ये क्या है, ये कराटे से कितना मुख्तलिफ होता है? बिकॉज देखने वालों को इतनी कोई अभी समझ है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं बट कुछ इसको मैच कर रहे होते हैं कराटे से। तो इज़ दैट रियली डिफरेंट? Mixed martial arts is basically karate is a form of martial art
और इस तरह बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं, वुशु हो गया, कंग फू हो गया, फिर ग्राउंड गेम्स में जुजित्सु, रेसलिंग, बीजेजे, तो फिर ताइक्वांडो या और जितने भी हम मार्शल आर्ट्स को देखते हैं। तो जब सब मार्शल आर्ट्स में बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, मास्टर हो जाता है, तो फिर वो मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बनता है। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, इन तमाम मार्शल आर्ट्स को लेके हम एक आर्ट बनाए जो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है दुनिया में। वाह। तो मुझे बताएं, ये एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल कहाँ खड़ा है, और जब भी आपने शुरू किया तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इन चीज़ों को लेके? देखिए, शुरू में तकरीबन 7-8 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। शुरू में एक नई स्पोर्ट थी, उसको डेवलप करना था। उसके लिए जगह जगह कोने कोने में गए। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, और उसमें फिर हम बलूचिस्तान के कोनों में, गिलगित बल्तिस्तान के छोटे छोटे क्लब्स में, पेशावर में जगह जगह, सिंध में जगह जगह जाके एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की और लोगों को मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ लेके आए। बाहर से कोचेज़ को बुलाया, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। आजकल आपको पता है कि यूट्यूब का दौर है, सिर्फ उनको हमने बताया कि आपने यहाँ से ये करना है, तो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स जो थे, आर्टिस्ट थे, वो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट में कन्वर्ट हुए। और उसके बाद हमें फ़ील हुआ कि हमें इनको एक नेशनल चैम्पियनशिप देनी चाहिए। तो आज से 4 साल पहले हमने एक पहली नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट की, और उसमें एक जो अच्छी बात थी वो ये थी। अच्छा, अभी 4th ये एमएमए चैंपियनशिप जो है ना चल रही है जी, जो नेशनल पहले डेट बता दीजिए, सबसे पहली जो आपने की थी वो कब और कहाँ पे की? हम थ्रू आउट ये ऐसे गार्डन्स में कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप, ऐसे गार्डन्स, हमारा थ्रू आउट एक स्पॉन्सर है इसके अंदर, तो हम वहीं पे कर रहे होते हैं। लेकिन उसके जो ट्रायल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में जाके करा रहे होते हैं। तो ये अब चौथी जो नेशनल चैम्पियनशिप है ये भी वहीं होगी, और 20 से 24 नवंबर तक है। उसके हम गिलगित बल्तिस्तान के, कोयटा के और पंजाब के ट्रायल्स करा चुके हैं, और बाकी सूबों के रह गए। अच्छा। वो भी साथ साथ हो रहे हैं। उन ट्रायल्स में से क्या रिजल्ट मिले अभी आपको? उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त, हर साल हमें सरप्राइजेस मिलते हैं। तो इस साल भी हमें बहुत सारा नया टैलेंट लेके सामने आ रहे हैं। अच्छा। जो आपको नज़र आएगा जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही होगी। सर, आप सिखाते भी हैं या खुद लोग सीख कर आते हैं आपके पास जब इस चैंपियनशिप के लिए आते हैं? हम बेसिकली ना पूरे पाकिस्तान में सर्टिफाई करते हैं क्लब्स को और टीचर्स को और वहाँ के जो कोचेज़ हैं उनको। अच्छा। उनको हम रेफरी जजिंग कोर्सेज करा रहे होते हैं। बहुत सारे तो खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे जब हम आए उस वक्त भी, फिर उनकी हेल्प लेके जो जिनको नहीं पता था उनको सिखाया। अच्छा। तो इस तरीके से गेम को डेवलप किया। अच्छा, और ये जो अभी आपकी चैंपियनशिप होने जा रही है ये किस मुल्क के साथ होने जा रही है? इज़ दैट इंडिया? अच्छा, जो अब हम चैंपियनशिप कर रहे हैं, एक तो ये हमने डिस्कस किया नेशनल चैंपियनशिप, ये एमेच्योर सर्किट है। ठीक है। और जो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं ये है प्रो का सर्किट और इंटरनेशनल। ठीक है। इसमें प्रोफेशनल फाइटर्स होते हैं जो एमेच्योर से अगला स्टेज है। ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक हम इवेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान वर्सेस ईरान कर चुके हैं, और अब जो सबसे बड़ा इवेंट जो इस एशिया का मैं तो कहूँगा वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा है। अच्छा। और क्या डेट है, कब हो रहा है? वो है 27 अक्टूबर। अच्छा। इसी मंथ। और तो तैयारी पूरी है, तो बिल्कुल सर पे है। जी बिल्कुल, इसकी तैयारियां असल में बहुत अरसे से हम कर रहे हैं, स्पेशली इस इवेंट की तकरीबन 1 साल हो गया हम कर रहे हैं। पहले हमें कुछ परमिशंस के इशू थे, फिर वो मिली, उसके बाद फिर मतलब ये एक बहुत लंबा जर्नी था। मगर मुझे बताएं, ये आम पब्लिक तो मुझे नहीं लगता इसको ज्वाइन कर सकेगी, क्योंकि ये तो उससे नेक्स्ट स्टेज है इंटरनेशनल लेवल पे। जो बेस्ट आपके टॉपिस्ट खिलाड़ी होंगे, आई थिंक दे गोइंग टू प्ले दिस चैंपियनशिप। जी वो खेलेंगे, बट हर कोई आके देखेगा तो गेम इम्प्रूव होगी, लोग इनकरेज होंगे। तो हम चाहेंगे। आम पब्लिक कैसे आ सकेगी, क्या होगा? आम पब्लिक एक bookme.pk एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से टिकट्स लेके आ सकते हैं। अच्छा। और ऐसे गार्डन्स फेज़ 2 काला शाह काकू में ये इवेंट हो रहा है, और वहाँ एक एम्फी थिएटर है। देखिए, मैं ये कह रही थी कि हमें पाकिस्तान के इस टैलेंट को, इस गेम को सपोर्ट करनी चाहिए। और बड़ी मुश्किल से ये जो बच्चे हैं ये तैयारियां करते हैं, हमें टिकट ख़रीदने चाहिए, हमें जाना चाहिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स का जो गेम है उसमें इन बच्चों का जो हिस्सा है उसको देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी जिससे आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं, इस गेम से देख सकते हैं और मार्शल आर्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग्स हासिल करके वो भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। एंड इट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग द वे ही सेड कि 27 अक्टूबर को ये गेम होने जा रहा है। और बुकमी.pk से जो है
वो इसकी टिकट्स ले लिए जाएं। ऐसे गार्डन्स में इसको मुनक्कद किया गया है 27 अक्टूबर को। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि ज़रूर जाकर इस कंपटीशन को देखिएगा ज़रूर। अच्छा, मैं आप दोनों से भी पूछना चाहूँगी, क्या पैशन था जब आपने ये ज्वाइन किया इनको और सीखने के लिए, और फिर ट्रेनिंग मज़ीद अब आप लोग की हो रही है और आगे आप लोगों ने कुछ बनना भी है, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करना है, तो क्या दिमाग में क्या जोश वलवला कैसा आता है? जी, ये इसकी ट्रेनिंग तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ तकरीबन। इससे पहले मुआय थी करता था, किक बॉक्सिंग करता था। किक बॉक्सिंग में नेशनल चैम्पियन हूँ 4 दफ़ा। ऊँचा बोलिएगा थोड़ा। जी, किक बॉक्सिंग में नेशनल चैम्पियन हूँ 4 दफ़ा। मुआय थाई में चैम्पियन हूँ 2 दफ़ा। अच्छा। नेशनल चैम्पियन, वाह वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मुआय थाई में। वाह, यूएई गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिर 1 दफ़ा सिल्वर लिया था। तो अभी एमएमए में आया हूँ क्योंकि ये उससे भी नेक्स्ट लेवल की जो है ना फाइटिंग एक्टिविटी है। तो इसमें 4 फाइटें कर चुका हूँ अभी तक। ईरान के साथ भी की थी, नॉकआउट किया था, अभी इंडिया के साथ होने जा रहा है। अरे वाह। और लोन वुल्फ साहब, आप क्या कहेंगे, क्या पैशन है आपका? मेरे एक्चुअली अब्बू जो थे ना रेसलर थे, तो शुरू से वो कहानियाँ उनकी सुनते सुनते हम बड़े हुए। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था ये करने का। तो फिर ट्रेनिंग जब शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता कराटे से मैंने शुरू किया। फिर ये असद भाई मेरे सीनियर हैं, इनसे मैंने सीखा काफ़ी। तो पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान में भी खेला था, उसमें भी मैंने नॉकआउट किया था। अभी ये इंडिया वाला इवेंट आ रहा है इंशाल्लाह, तो इसके लिए भी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। ये 27th वाले इवेंट के लिए इसके लिए पूरी तैयारी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सर आप जी तो बहुत ही बड़ा इवेंट कर रहे हैं। व्हाई नॉट थोड़ा सा लोगों को दिखाएं होता क्या है। असल में नहीं लड़ना, मुझे पता है वहाँ तो असल लड़ाई होगी, मगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर हमें कुछ दिखा सकें टू एंटरटेन एंड टू गाइड द पीपल व्हाट इज ऑल अबाउट ओवर हियर। कम बोथ ऑफ यू आइए, ज़रा देखने वालों को, अपने फैंस को यहाँ पे बताएं ज़रूर। अच्छा, आप जज हैं? मैं जज हूँ और ये 2 फाइटर है Okay. और मैं रेफरी हूँ। ओके, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट गोना हैपन? हमारे पास 3 जजेस होते हैं, एक आप हैं, एक वो हैं, एक वो हैं। ठीक है, मैं रेफरी हूँ, मैंने इनकी फाइट शुरू करानी है। ठीक है। ओके, फाइटर रेडी? फाइटर रेडी? जज आर यू रेडी? Yeah, I'm ready. जज रेडी? Ready? जज रेडी? Ready. कम ऑन, फाइट! फाइट करनी है। करे करे करे, हल्की जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो तो करे ना। मारना वो नहीं है, बस दिखाएं। हल्का फुल्का। वो दिखा दें। बैक फ्लिप कर दो, उसके बाद प्रैक्टिस इस तरह होती है या सही वाली होती है? थोड़ी वो तो हल्की सही सी- होती है। जो प्रैक्टिस होती है सही वाली होती है। उसमें ग्लव्स वगैरह हमने सारा वो नहीं, एक गियर सेकंड, पहना जो आप होता है लोग उसमें। प्रैक्टिस करते हैं रोज, जो उसमें एक ग्लव्स भी पहनते हैं उसमें ग्लव्स भी पहनते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन और होती है, थोड़ा नी और वगैरह भी। दूसरे- और किसी को जब मारना होता है प्रैक्टिस में भी तो वो सही वाला ही मारते सही हैं। वाला जी जी सही वाला, लेकिन 50% पावर रखते हैं, फुल पावर मुझे से। बताएं, कोई एक मुक्का मार के गिर सकता है? वो भी अजय देवगन की भी फिल्म आ रही है ना, करीना कपूर के साथ, संग्राम नई वाली मूवी, उसमें ये सारा कुछ चल रहा है, सारे हीरोज ही हैं उसके अंदर, अक्षय कुमार ये वो। तो ये सब कुछ होता है या सब कुछ झूठा है? नहीं, एक दूसरा मारा बंदा उछल के दोस्त उछल के गिरता नहीं है, उछल लेकिन के जब गिरता नहीं, पंच लेकिन- लगता है बंदे को तो बंदा उसी वक्त नॉकआउट हो जाता है। उसी वक्त नॉकआउट हो जाता है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर आपको लगता है जब वो मुक्का लगता है उधर बंदा गया? अगर आप Main points. चिन पे पंच मारेंगे, ये चिन पे, तो इधर बंदा नॉकआउट हो जाता है। उसके अलावा इस रिब्स पे मारेंगे तो बंदे का सांस बंद हो जाता है। इस ये Yes. बस Right वाली जगह, represent. राइट वाली, नॉट लेफ्ट, हाँ यस, राइट वाली। Right अच्छा, वाली। ये भी दिमाग में रखना कि राइट वाली इधर होगी। लीवर होता है ना, तो जब लगती है तो एकदम से सांस बंदे की रुक जाती है। हाँ, अच्छा, और पॉइंट्स बताएं प्रोटेक्शन के लिए भी। ये लड़कियों के लिए भी मैं बता रही हूँ जो यहाँ देख रही हैं, और कभी कोई ऐसा हादसा या कोई आपको इस तरह तंग करे और आपको कोई घेरने की कोशिश करे, दैट यू हैव दीज थिंग्स फॉर योरसेल्फ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, और चिन है, चिन का क्या होता है? चिन में इससे क्या होता है? इससे जब आपको पंच लगता है ना, तो एकदम से आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन जेली की तरह होता है। हाँ। जब पंच लगता है तो ब्रेन सारा शेक हो जाता है। अच्छा, तो चिन उसकी के वो- पंच से? हाँ, तो सारा जब इस तरह हिलता है ना सर, हाँ, तो सारा ब्रेन आपका शेक हो जाता है। इससे आपकी मेमोरी एकदम से गायब हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए बंदा चिन बेसिकली आपकी कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। तो अगर यहाँ कहीं पंच लगे तो उस तरह इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर चेन पे लगे तो थोड़ी देर के लिए ब्रेन से कनेक्शन आपका बॉडी का रुक जाता है, तो एकदम हो जाता है। शट डाउन हो जाता है। सर, उसके अलावा बहुत सारे और भी इनके हैं, जिस तरह अगर आप
करो ज़रा, लॉक्स वगैरह हैं। लॉक्स दिखाएं, है वो भी और दिखा दें। सबमिशन करो ज़रा। RNC है। लॉक्स करके दिखाएं। यस, ये नीचे लिटा के जो आप बिल्कुल ही कहानी ना, ये RNC है, इस पे हम क्लोज कीजिएगा उनको, देखिएगा। हाँ, 3 सेकंड इस करके दिखाना है तो आपको। बंदा सो जाता है। करे हल्की आंच पे थोड़ा सा दिखा, सुला दे नीचे लिटा दिया। सुला के दिखाएं। हाँ, सुला के वाकई ज़्यादा नहीं सुला देना, बस थोड़ा। ज्यादा ना सुलाइएगा, बस थोड़ा देखिए सुलाने लगे हो इनको नॉक से, और फिर ये उसके बाद नॉक से बचना कैसे ये आप अंडर सीख हुक सकते हैं, ये जो लगा करके दिखा रहे हैं। ये हुक्स इन करके इस तरह, और फिर ये safest गर्दन way है। लड़कियां देख ले, कोई है तंग करे तो ऐसे सुला दे उनको। गर्दन के नीचे हाथ रख के हाँ, इसको ऐसे, और दूसरा हाथ ओके। जो है सर यहाँ के पीछे रख के अच्छा, ऐसे ये 30 दबा सेकंड्स भी काफ़ी हैं, अच्छा मतलब 5 सेकंड्स भी काफ़ी है यहाँ पे। तो ये सेफेस्ट है, अगर आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, उससे थोड़ी देर जान छुड़ाना चाहते हैं, तो इस तरह के सबमिशन अरे। करें। इसको RNC कहते हैं, रेयर नेकेड चोक। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें और ऐसी भी इस तरह है, की? यार आम बड़े बार मजे है। की चीजें आपने बताई। आम बार है, लेग लॉक आम बार है। क्या आम होता बार है? दिखाओ। आम बार वो आम बार से ये भी बहुत ज़्यादा है, अगर ये इस जगह से अगर थोड़ा सा ज़्यादा पुश करें तो ये टूटने का खतरा होता मतलब ये जो हाथ है, ये वाला लेवल अगर नीचे जाए, है। ये इस तरह चला जाए, जरा करके दिखाओ करके जल्दी दिखाइएगा। जल्दी से, क्विकली। आम बार अब यहाँ से पकड़ के अगर ये कर दिया तो इसमें फिर ये लगा के ऐसे, इसके टूटने का अगर- खतरा होता है। ये अगर- पॉइंट्स है। अच्छा, अगर ये टैब नहीं करेगा तो इसका बाजू तो टूट ये जाएगा। सिर्फ डराना होता है, तोड़ना तो नहीं होता जब आप लोग फाइट करते हैं नहीं, अगला अगर टैब ना अगर वो करे तो टैप तोड़ ना भी करे सकते तो हैं। अब इसमें अकल यही होती है कि ये टैप कर दे। टैप मतलब मैं हार तब मान टैप गया, किधर करना होता है इनको कहीं पे गेम भी में? कहीं कि पे। मैं हार मान गया। ओह। रेफरी चिढ़ा देता है। मगर जो दूसरा खिलाड़ी अगर गुस्से में आ जाए, वो कहता है नहीं मुझे टैप का समझ ही नहीं आया, मैं बड़ा हाइपर था, तो टूटते हैं लोगों के हाथ। हाँ, वंस आई वाज फाइटिंग होती है? तो मेरा ओपोनेंट तो उसने टैब नहीं किया, वो अकड़ गया था। हाँ, तो अगर उसकी कोई बाजू अकड़ टूट जाए, गई। डर जाए, फ्रीज हो जाए, तो ऐसी पोजीशन में भी नॉकआउट इस वक्त जो रेफरी है उसका भी बड़ा मेजर पार्ट होता है अच्छा कि वो कि उसको वो उस वार्न चीज़ को करता है देखे कि for यार on time। अब तुम टैप कर दो वरना ये टूटेगा। अच्छा। और एमेच्योर सर्किट में ये तो प्रो मैन है, जो एमेच्योर में हम इस स्टेज पे हमें लग गया कि अगर आम बार लग गया तो अब हम उसको छुड़वा देते हैं, अब उसको हम टैप तक नहीं लेके मुझे जाते। एक और चीज़ आई, हम लोग रेसलिंग वगैरह में देख रहे हैं, बस मुक्के मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं, घंटा घंटा आधा घंटे लड़े जा रहे हैं, ठीक है। को उछाल उछाल के जंपे मार रहे हैं, वो जाके ऐसे रस्सियों से 1 2 फिर रस्सी को जोर से पुश करके पीछे बंदा खुद आगे आके तो उसके ऊपर गले चढ़ के, कंधों पे चढ़ के उसको भुजुम 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 बाल भी नोच रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा अच्छा, है। वो- ये सब फेक होता है, ये सच होता है, ये सबको देखने वालों को सच बताना है आप लोगों ने। जो रेसलिंग है ना, हाँ। वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है। उसके अंदर वो इस चीज़ के लिए उनको तैयार किया जाता है कि अगर ऊपर से नीचे गिरे हाँ, तो वो उनको इतनी ना लगे। अच्छा, होता वो सब फेक ही है। फेक है? जाहिर है वर्ल्ड जो रेसलिंग की जो इंडस्ट्री है वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। अच्छा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इसलिए ग्रो किया क्योंकि दुनिया उस इंडस्ट्री पे आ गई थी और उनको पता चलना शुरू हो गया कि अब ये एक फेक सिस्टम है जिसको ये लोग चला रहे हैं। तो MMA में बेसिकली शुरू और बाद में थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट है, हाँ। लेकिन जब वो केज के अंदर जाते हैं तो वहाँ फिर असली लड़ाई है। अरे वाह, चलिए जी, एंड में कोई मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, देखने वालों को, अपने जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, जो टीम है, जो 27 को आपका टूर्नामेंट है, इस सारी चीज़ों के लिए 15 मिलियन का अवार्ड रखा है आप जी, लोगों ने, जी, जी। 14-15 मिलियन जी, लाइक जी, दैट। जी। तो जो विनर होगा, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक। पहले से क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? बस ये मैसेज तो ये है कि एक ये MMA जो है स्पेशली एक लाइफस्टाइल है, इसके अंदर अपने बच्चियों को स्पेशली लेके आएँ। ये एक आपको जीतना सिखाता है, लेकिन जीतने के बाद जो अगर कभी आप हारते हैं तो हार के बाद आपको उठना सिखाता वाह। है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लोगों में, हम हार को एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे। और एक लाइफस्टाइल है और बेस्ट फॉर्म ऑफ फिटनेस है। अगर आप MMA में आते हैं, PMMAF.org हमारी वेबसाइट है, इस पे जाएं तो आपको अपना करीबी कोई भी जो हमारा सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर है वो मिल जाएगा। वहाँ से गर्ल्स कैन जॉइन एज वेल, या? जी गर्ल्स स्पेशली जो गर्ल्स हैं हमारे साथ नेशनल चैंपियनशिप में इस दफ़ा 300 के करीब गर्ल्स हैं जो नेशनल चैंपियनशिप में जो हिस्सा ले रही हैं जी। वाह, और कभी ये- आपने उनको भी लेकर आना है मेरे शो पे? जी बिल्कुल लेके आएंगे। अभी हम जो हमारी एक टीम जा रही है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, Girls team, जी। उनको हम लेके आते हैं। इंशाल्लाह, फॉर श्योर। थैंक यू और सो मच एंड आई वुड लाइक टू विश यू अगेन, स्पेशली आपके इस MMA के लिए भी इवेंट पे लाजमी जाइएगा, टिकट अपने ख़रीद लीजिएगा और अपनी बच्चों को इन चीज़ों में ज़रूर डालें। एक ज़बरदस्त इवेंट है और एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान जो है वो प्रमोट हो सकता है इस तरह के टैलेंट से, इस तरह के गेम से, और हमें इस तरह की इंटरटेनमेंट और इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करना चाहिए। तो आपको बता दिया मैंने
कि किस तरीके से आपने किस साइट पे जाके इसकी बुकिंग करनी है, किस से टिकट्स लेने और किस तरीके से इस इवेंट का हिस्सा बनना है और इसको देखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। वैसे तो हर जगह हो रही है, मगर मुझे लगा कि मेरी एक बहुत अच्छी हमारी शोबिज़ पर्सनालिटी, वेरी टैलेंटेड, वेरी चार्मिंग और बहुत ज़्यादा स्मार्ट, होशियार, और मुझे तो बहुत पसंद है उनका हर किस्म का काम। उनकी मिमिक्री के हिसाब से तो पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं वीना मलिक जी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस, सुपर लेडी, वेरी क्लासी एंड नाउ डेज़ मैं आपको बताऊं या इससे पहले की भी बात बताऊं, सोशल मीडिया पे हमेशा से ख़बरों की नज़र बनने की इनकी जो है ना सलाहियत है वो बेस्ट हैं और रही भी हैं, और हमेशा से ख़बर इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है किसी भी किस्म की कोई बात हो, क्योंकि सोशल मीडिया की क्वीन है। एक चल रहा है कि वीना मलिक जी और शहरियार चौधरी जो हैं इनके आपस में एक दूसरे को ये पब्लिकली कमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे को, और कमेंट के जवाब भी हो रहे, दिल बना रहे हैं, मोहब्बत भरी चीज़ें हो रही हैं, और वीना जी भी उसका रिप्लाई करती हैं एंड देन फिर शहरियार जी जो है वो रिप्लाई करते हैं। तो ये ऑन स्क्रीन मीडिया में, सोशल मीडिया में जवाब, प्यार, मोहब्बत, कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स जो हैं वो एक दूसरे को शेयर किए जा रहे हैं, एक दूसरे को टैग किए जा रहे हैं, ख़बरें भी इनकी चलना शुरू हो गई हैं। मगर ये जो आप सुन रहे हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये है कौन? शहरियार चौधरी। कोई तस्वीर नहीं है इनकी अपने इंस्टाग्राम पे। आप देखते हैं ना कि अब ये जो वीना मलिक जी हैं, ये जो इनकी मोहब्बत है, ये इस मोहब्बत से पर्दा उठाती हैं, दिखाती हैं। ये कौन है शहरियार चौधरी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा नाज़रीन। मगर मेरी बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी विशेस हैं वीना जी के साथ। बहुत अच्छी इंसान है, और एक अच्छी औरत जो है एक अच्छा साथी डिज़र्व करती है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है। आई होप कि शहरियार चौधरी जो भी है इनकी ज़िंदगी में आए, इनकी ज़िंदगी को चार चांद लगा दें। एक औरत के पीछे जो एक सपोर्ट है वो उनको मिलनी चाहिए, और उनको घूमने फिरने, खाने पीने, एक हर इन्जॉयमेंट के लिए एक लाइफ पार्टनर जो है वो चाहिए। और मुझे लगता है अगर उनको कोई राइट पर्सन मिल गया है तो उनके लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि हम चौधरी जी को तो नहीं जानते कि कौन है, कहाँ से हैं। मगर मैं आपको शहरियार चौधरी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पर्सनली, हमारी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सरमाया है। और औरत, ये मैं आपको बता दूं कि इनका पिछला जो भी कोई अगर इनका डिज़ास्टर या कोई इनकी तकलीफ़ या इनकी ज़िंदगी से कोई पेन या दर्द गुजरा है तो आप इनके लिए जो है एक अच्छा कदम उठाइएगा, ताकि वो अपने जितने गम है, तकलीफ़ हैं, दूर हो जाए इनके, और उन सब चीज़ों को वो भूल जाएं, और भूल के आपके साथ एक खूबसूरत नई ज़िंदगी का जो सफ़र है वो शुरू करें। और उसमें एक अच्छे शौहर और अच्छे पार्टनर का साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा, कभी भी जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन वाले लोग हैं, जो सस्ती शोहरत के लिए किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम या सहारा यूज़ करके तो अपने अकाउंटों को चमकाते हैं, अपने यूट्यूब के गंदे थंबप्रिंट बना के और थंबनेल बना के लोगों को जो है ना उखाड़ रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को पाश कर रहे होते हैं। आपने अपनी इन हरकत से दूर रहना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ना, ये मेरा है। यहाँ पे मेरा मुंह कोई नहीं बंद कर सकेगा। अगर किसी ने किसी के साथ ख़राबी की, तरीके से पेश आना है, दुआओं में पेश आना है, गंदी खबरें नहीं, और पिछली कोई बात नहीं और अगली भी कोई फजूल की बात नहीं करनी है, तो दुआओं में लोगों को याद करें। लोगों की खुशी में शरीक होना है तो इस तरीके से शरीक होना, सेलिब्रेट करें। अगर नहीं किया जाता ना तो फजूल का ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फजूल का ढोल बजाएंगे तो नाचने वाले आप ही, घुंघरू पहन के नाचने भी आपको पड़ेगा। तो बेहतर है ज़रा सेफ हैंड रहिए। और वीना जी बस आगे चलते हैं, चले जी, मुझे लगा ये बात करनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने अब आपको अपने प्रोग्राम के जो डर्माटोलॉजिस्ट हमारी बैठी हुई थी कंज़ा आफ्ताब, उनके सामने आपको बता दिया कि मेरे से गलती हुई। 5 दिन पहले मैंने लगा ली नकली लैशेज़, और इतना बुरा उसका रिएक्शन, मेरी एक एक पलक जो है वो गिर चुकी है। मैं भी बिना पलकों के आपके सामने बैठ के ये पूरा शो करा रही हूँ, और अगर मैं ये आपको बात बता रही हूँ तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इतने गंदे किस्म के ग्लूज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं। आपको सैलून वाले ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, आप लगवाएं, लैशेज़ लगवा के चले जाएँ, ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता। एक तो ककड़ी सी आँखें हो
जाती हैं और उसके बाद जो तकलीफ़ है जिस तरह से उखड़ती है, बहुत से ऐसे सैलून्स हैं जिनके पास केमिकल ही नहीं इसको निकालने के लिए, वो भी एक हैवी केमिकल रिमूवर से निकाली जाती है जो कि बड़ा पेनफुल, फिर बाद में बड़ी जलन। मेरी तो आंखें सुबह खुल नहीं रही थी, ये तो बंटे बने हुए थे। अल्लाह ताला ने थोड़ी सी बेहतर की, मैंने आइसिंग की, ये सब कुछ सारे अपने टोटके किए। अच्छा, और एक मज़े की बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं पिछले महीने अभी 1 महीने के लिए गई हुई थी अमेरिका, और मैं बार बार, आपने देखा भी होगा कि लंदन के बड़े चक्कर लगा रही होती हूँ। लोगों को लगता है मैं अब क्योंकि सिंगिंग शुरू कर दी तो कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए तो बीच में एक आती होते हैं, 2 ही कोई होते हैं, मगर मैं अपना स्किन केयर का ब्रांड जो है वो लॉन्च कर रही हूँ, विच इज़ वेरी वेरी गुड, जिसमें देखें मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में मरकरी वाली क्रीमों को सपोर्ट नहीं किया, ना मैं लगाती हूँ ना मैं बोलती हूँ। मेरे घर के जितने स्टाफ हैं उनमें से भी कोई भी मरकरी क्रीम नहीं लगाता, हम सारे के सारे हर्बल नुस्खों पे, टोटकों पे। मगर मैं आपको बताऊँ, ये फार्मूले को इतने वो नहीं होते हैं कि जिसको हम कहें कि भाई ये कहानियाँ यूँ, ये चीज़ें हम भी बना सकते हैं। ये मुझे पता इस तरह से चला कि जब मैंने रिसर्च की, मैं गई वहाँ के डर्माटोलॉजिस्ट, वहाँ के स्किन डॉक्टर्स से मेरी मुलाकात हुई, सर्जन्स वगैरह से मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वगैरह है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वालों से मेरी कुछ 6-6, 8-8 कंपनीज से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने जो फार्मूलाज शेयर किए, चीज़ें बताई, जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इट्स रियली वर्क। आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि हम ये मरकरी वाले और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लॉन्च करके अपने सिर्फ सस्ती सी 250, 300, 400 रुपये की क्रीम बनाने के लिए, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाह रही मगर आपको प्राइस बता रही हूँ, आपको समझ तो आ गई होगी, इन चीज़ों को लगा के हम अपनी स्किन को मार दें, वार दें, ज़िंदगी ख़राब कर दें। इट्स नॉट दैट। हाँ, मुंह का, स्किन का ख्याल इसलिए करना पड़ता है और किस तरीके से करना पड़ता है। देखें, आप 3 दिन दांत नहीं मांजेंगे, 4 दिन दांत नहीं मांजेंगे, क्या होगा? दांत नहीं मांजोगे क्या होगा? ऊंची आवाज़ में बोलो। पीले हो जाएंगे ना, तो फिर बदबू भी आएगी। उसी तरह जब अगर अपने मुंह की, स्किन की भी ऊपर से सफाई नहीं करेंगे तो स्किन डल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी, एक्ने आ जाएगी, पॉन्ड स्किन हो जाएगी, शेडेड स्किन हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी। तो ये सब कुछ होती है, तो हमने अपनी स्किन को भी मॉइस्चर, ख्याल सब कुछ करना है अच्छे प्रोडक्ट्स लगा के। तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा लाने लगी हूँ और मैं आपको अभी बता रही हूँ बहुत जल्दी लॉन्च करूँगी। मैं अपने कॉलर्स को फ्री में यहाँ पर गिफ्ट करूँगी, वो क्रीम्स, वो फेस वॉश, वो सन ब्लॉक्स, वो सारी चीज़ें जो मेरी स्किन केयर की आ रही हैं, ताकि आप यूज़ करें कि भाई ये जो इतने महंगे फार्मूलाज हैं वो मैं कितने सस्ती क्वालिटी में अच्छी तरीके से आपको बना के दूँगी, जो आप लगाएंगे और आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट और अच्छी रहेगी, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो दुआ कीजिएगा, आप सबके लिए काम की है। आपसे मुलाकात करती हूँ कल, देखते रहिएगा मॉर्निंग विद फिज़ा।